Hello everyone, welcome back to the Brainy पाठशाला with शुभम शर्मा। So dear students, आज से हम आपके लिए इकोनॉमिक्स कैप्सूल वीडियो सीरीज लेके आए हैं। बेसिकली उस वीडियो सीरीज में उन सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन होगा जो कंटिन्यूअसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स भी होते हैं, गलत भी वो क्वेश्चंस करके आते हैं। सो हम लोग उनमें एक एक करके वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आपको करना क्या है, बेसिकली उस कैप्सूल का एक डोज डेली लेना है। इट मीन्स आपको डेली एक वीडियो वॉच करना है एंड आफ्टर वॉचिंग दीज वीडियोज आई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू दैट यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो सारे के सारे क्वेश्चंस के आप आंसर करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, और अच्छे से करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाएंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पहला, वो है हाउ डज आरबीआई कंट्रोल्स इन्फ्लेशन। हाउ डज आरबीआई कंट्रोल इन्फ्लेशन। देखिए बेसिकली बहुत बार आप सुनते हैं कि आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, या तो आप कहीं न्यूज़पेपर के मीडियम से आप तक ये न्यूज आता है, या फिर आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ा होगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है कि आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करता है। आरबीआई के पास ऐसा क्या है? आरबीआई को जादूगर है? नहीं है। आरबीआई के पास कोई जादू की छड़ी है? नहीं है। बेसिकली आरबीआई के पास कुछ ऐसे टूल्स हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसपे कंट्रोल आरबीआई का होता है, एंड आरबीआई उन टूल्स के हेल्प से क्या करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। देखिए इन्फ्लेशन को जानने से पहले हम लोग एक सीधी सी बात कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन का और मनी सप्लाई का, मार्केट में जितना पैसा है और इन्फ्लेशन है, महंगाई है, उसका एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है। मतलब जितना ज्यादा पैसा मार्केट में रहेगा, इन्फ्लेशन उतना ही ज्यादा रहने वाला है। तो एक एक करके हम उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। लास्ट का जो टेबल रहेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उससे सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। तो सबसे पहले हम टर्म्स के बारे में बात करते हैं, जो रिलेटेड टर्म्स आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो टर्म हमारे पास, देखिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, सबने सुना है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी है क्या? बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसीज आर दोज पॉलिसीज जो कंट्रोल किसका होता है? कंट्रोल अथॉरिटी कौन होती है? कोई ना कोई मॉनेटरी अथॉरिटी उसको कंट्रोल करती है। इंडिया के केस में क्या है? सेंट्रल बैंक है, मतलब आरबीआई कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी को। और मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जाती है? टू कंट्रोल डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। मनी की जो डिमांड है और सप्लाई है उसको कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए आरबीआई कुछ पॉलिसीज बनाता है, एंड दोज पॉलिसीज आर नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। उसके बाद में एक टर्म आएगा दैट इज एनडीटीएल। इसका फुल फॉर्म है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। देखिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। बेसिकली मान लेते हैं कोई भी बैंक है। देखिए बैंक का प्राइमरी काम क्या होता है? व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक? डिपॉजिट्स वो लेता है और लोन की फॉर्म्स में देता है। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन, क्या बैंक जितना डिपॉजिट हमसे लेगा सभी लोगों से, क्या सारा का सारा लोन्स की फॉर्म में दे देगा? आगे नहीं देगा ना। अगर दे देगा तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि फिर अगर मैंने डिमांड कर ली मेरा पैसा दो, कहां से लाएगा बैंक? तो क्या होता है बेसिकली, देखिए बैंक्स का कुछ रूल होता है, बैंक्स के कुछ रूल होते हैं। देखिए जितना पैसा बैंक लेता है, देखिए बैंक किस किस फॉर्म में पैसा लेता है? या तो करंट अकाउंट होता है, या सेविंग अकाउंट होता है, या फिर टाइम डिपॉजिट होता है, या फिक्स डिपॉजिट होता है। देखिए इन दोनों में क्या होता है? इंटरेस्ट रेट कम होता है। इसमें तो बिल्कुल ही कम होता है, इसमें थोड़ा बहुत होता है, इसमें सबसे ज्यादा होता है। और जो पैसा हम बैंक में इन दोनों अकाउंट्स के थ्रू डिपॉजिट करवाते हैं, उसकी डिमांड हम कभी भी कर सकते हैं। मतलब मैंने अगर करंट अकाउंट में कोई पैसा जमा कराया तो उसकी डिमांड मैं कभी भी बैंक से कर सकता हूं। तो बेसिकली जितना डिपॉजिट बैंक के पास आता है वो सारा बैंक रीपे करता है, चाहे वो फिक्स टाइम के बाद करे, चाहे वो अभी करे। मतलब आज अगर मैंने डिमांड कर ली तो आज करे, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है? एक फिक्स टाइम दिया जाता है बैंक को, तो सारा पैसा तो बैंक लोन के रूप में दे नहीं सकता। तो एनडीटीएल क्या होता है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। लायबिलिटीज वो होती है जो रीपे करनी होती है बैंक को। तो देखिए क्या होता है बेसिकली, बैंक के पास जितना पैसा आता है, एनडीटीएल क्या होगा उसका? शुद्ध मांग व समय देता। मतलब कुछ टाइम के बाद में या फिर अभी डिमांड पे जितना पैसा बैंक को रीपे करने होता है वो सारा एनडीटीएल में आता है। लेकिन ये देखिए बैंक का जो पैसा है, डिपॉजिट जितना आया, बैंक ने भी कुछ अदर बैंक को दे दिया। मान लो पैसा, जैसे सपोज करते हैं बैंक के पास 1 लाख रुपए डिपॉजिट की फॉर्म में आया, अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइप के डिपॉजिट से इसको दिए। बैंक ने 50,000 रुपए क्या कर दिए? किसी अदर बैंक को दे दिए।
उसके यूज के लिए। तो इसका एनडीटीएल कितना हो जाएगा, इस 1 लाख में से जो टोटल डिपॉजिट है वो तो एनडीटीएल में होगा ही होगा, डिफरेंस किसका आ जाएगा, इसका, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो एनडीटीएल हो जाएगा। तो एनडीटीएल क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो एनडीटीएल कैसे निकलता है, जितने सारे बैंक के पास डिपॉजिट आते हैं वो बैंक को रीपे करने होते हैं कभी ना कभी, तो वो सारा तो आएगा ही। अगर बैंक कुछ पैसा किसी दूसरे बैंक को दे देता है तो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी में, और सारा का सारा आगे का खेल इसी पे चलेगा। देखिए अगली जो बात करेंगे हम, दैट इज केस रिजर्व रेशियो, CRR। केस रिजर्व रेशियो क्या है, केस रिजर्व रेशियो इज द प्रोपोर्शन ऑफ एनडीटीएल, एनडीटीएल का एक फिक्स हिस्सा है, दैट हैज टू बी केप्ट बाय द बैंक टू आरबीआई, या रिजर्व की फॉर्म में रखता है बैंक आरबीआई के पास में, दैट इज केस रिजर्व रेशियो। मतलब मान लेते हैं पूरा एनडीटीएल बैंक के पास आया, उसका फिक्स परसेंटेज वो आरबीआई को देगा, और कौन सी फॉर्म में देगा, कैश की फॉर्म में। तो कैश रिजर्व रेशियो हमेशा आरबीआई को देगा बैंक फिक्स, क्यों देगा, सिक्योर सिस्टम ऑफ बैंकिंग के लिए आरबीआई अपने पास कुछ पैसा इस एनडीटीएल का रखता है। एसबीआई का अलग एनडीटीएल होगा, जितने उसके पास डिपॉजिट होंगे उसके हिसाब से उसका एनडीटीएल कैलकुलेट करेगा। और एनडीटीएल कैलकुलेट कैसे, कब से किया जाता है, मतलब कब ये पैसा होना चाहिए डिपॉजिट, जो फोरनाइट है उसका लास्ट 2 वीक का फ्राइडे है, तब का एनडीटीएल कैलकुलेट हम लोग करते हैं। जैसे आज का हमें एनडीटीएल अगर कैलकुलेट करना है तो 2 वीक्स पहले का जो फ्राइडे था तब उसके पास कितने डिपॉजिट्स थे, वो एनडीटीएल होगा उस बैंक का। सो दैट इज एनडीटीएल। उसके बाद केस रिजर्व रेशियो हमने देखा कि एक सर्टेन अमाउंट जो होता है एनडीटीएल का, मतलब जितना डिपॉजिट बैंक के पास होता है उसका एक फिक्स अमाउंट बैंक को आरबीआई को कैश की फॉर्म में देना होता है, और वो क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। हिंदी में हम इसको बोलते हैं नगदी आरक्षित अनुपात। ठीक है, नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है, रिजर्व बैंक को कुछ पैसा बैंक देता है अपने एनडीटीएल का, मतलब अपने जमा का कुछ हिस्सा रिजर्व बैंक को दे देता है, एंड दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। अब देखिए केस रिजर्व रेशियो होगा कितना, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली अभी का जो केस रिजर्व रेशियो है 10 जून की अगर हम बात करें आज की, तो केस रिजर्व रेशियो कितना है, 3% है। आज का जो केस रिजर्व रेशियो है वो 3%, मतलब एनडीटीएल का 3% बैंक को क्या करना पड़ेगा, आरबीआई को देना पड़ेगा। किस फॉर्म में देना पड़ेगा, केस की फॉर्म में। जो पहले की बात करते हैं, और ये कब, मार्च 28 को, जैसे ही कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ, ये 1% कम कर दिया था। इससे पहले ये कितना था, 4% था। तो हम बात करते हैं केस रिजर्व रेशियो की, तो कितना है अभी, 4% है। मार्च 28 को 3% है, मार्च 28 को इसको 1% रिड्यूस किया गया था। ठीक है, अगली हम बात करेंगे एसएलआर की, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं हम वैधानिक तरलता अनुपात। क्या होता है, अब हमने पैसा जो है बैंक को, जितने बार डिपॉजिट आए बैंक के, उसका कुछ परसेंट, 3% बैंक ने किसको दे दिया, आरबीआई को केस में दे दिया। क्या इतने में बात बन गई, आरबीआई बोलता है नहीं, अभी तुम्हारा पूरा काम नहीं हुआ, बैंक को अब क्या करना है, कुछ परसेंटेज, कुछ रेशियो है, कुछ अनुपात है उस केस का, एनडीटीएल का, डिपॉजिट का, जो अपने पास भी रखना है। कुछ तो आरबीआई को दे दिया, कुछ अपने पास भी उसको रखना पड़ता है, ताकि मार्केट में मनी का लिक्विडिटी बना रह सके, बैंक में मनी का लिक्विडिटी बना रह सके। मतलब अगर डिमांड किसी टाइम पे ज्यादा बढ़ गई तो आप उसको पे कर सकते हो। और ये किस फॉर्म में हो सकता है, एसएलआर, ये केस की फॉर्म में भी रख सकता है बैंक, और गोल्ड की फॉर्म में भी। मतलब या तो इसको आप नकदी की फॉर्म में रख लो, या फिर आप इसको सोने के रूप में रख लो, लेकिन बैंक को कुछ परसेंट रखना ही पड़ेगा। जब हम करंट एसएलआर की बात करते हैं तो ये 18%, 18% है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज करंट एसएलआर, अभी करंट एसएलआर कितना है, तो 18% आपका एसएलआर है। इसके पहले अप्रैल 11 को इसको 0.25% रिड्यूस किया गया था। तो इससे पहले एसएलआर कितना था, 18.25 था। जब हम केस रिजर्व रेशियो की बात करते हैं, करंट कितना है, 3% है। कम कब किया गया, मार्च 28 को किया गया, कोरोना वायरस की जो आउटब्रेक था उसके बाद में 1% रिड्यूस किया गया। पहले कितना था, 4% था। एसएलआर की बात करें अभी कितना, 18% है। कब रिड्यूस किया गया, अप्रैल 11 को किया गया। और कितना किया गया, 0.25% हमने एसएलआर को कम कर दिया। देखिए ये क्यों कम किया गया, इस पे हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्यों आरबीआई ने एसएलआर, सीआरआर ये सब कम किए। इन सब चीजों, क्योंकि इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों की डिपेंडेंसी किस पे रहती है, मनी सप्लाई पे रहती है। तो आप देखिए ये वीडियो लास्ट तक।
अब देखिए अगला जो इसके पास टूल होता है आरबीआई के पास, दैट इज रेपो रेट। और रेपो रेट क्या होता है? बेसिकली रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लोन्स टू द बैंक। बैंक को आरबीआई, मतलब देखिए लेंडर टू द लास्ट रिसोर्ट क्या होगा? आरबीआई होगा। मतलब सबका आका कौन है? आरबीआई है मनी सप्लाई के मामले में। तो आरबीआई क्या करता है? बैंक्स को लोन देता है। क्यों देता है? ताकि मार्केट में अगर मनी सप्लाई बढ़ानी है तो बैंक को वो लोन देगा। मान लो मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी, देखिए दोनों टर्म्स, आपको इन्फ्लेशन कम करनी है ना, तो मनी सप्लाई क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। आपको अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी है तो मनी सप्लाई आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। तो कम ज्यादा का जो फेयर है, अगर मान लो आज की हम बात करें, अभी हम ग्रोथ की फॉर्म में है क्या? हमारी जो जीडीपी का परसेंटेज है ग्रोथ का वो कम हो गया। तो अभी जो आरबीआई ने मेजर्स लिए, क्या लिए हैं? देख लीजिए, इसको कम किया है। कैसे ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है हम लोग देखेंगे। देखिए जो रेपो रेट है दैट इज रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू द बैंक्स, मतलब बैंक्स को आरबीआई कितने परसेंट इंटरेस्ट पे लोन देता है, दैट इज रेपो रेट। करंट रेपो रेट कितना है? 4% है। करंट रेपो रेट 4% है। और इसको भी कम किया गया है। कब किया गया? मई 22 को, मतलब 22 मई को लास्ट टाइम अपडेट आया था। 0.40%, मतलब 0.4% इसको कम कर दिया गया रेपो रेट को। अब रिवर्स रेपो रेट क्या है? देखिए इसका जस्ट उल्टा नाम है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट नाम से ही समझ आ रहा है ना, रिवर्स कर दो इसका। जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई बैंक से लोन लेता है, आरबीआई के पास भी कभी ना कभी पैसे की कमी पड़ती है, या फिर मनी सप्लाई को जब उसको कंट्रोल करना पड़ता है तो क्या होता है? जिस रेट पे वो बैंक से लोन लेता है वो क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पे बैंक को लोन देता है और जिस रेट पे लेता है वो क्या हो जाएगा? रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। तो ये सारी टर्म्स हमने पढ़ी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एनडीटीएल। तो अब हम देखते हैं कि कैसे सीआरआर, एसएलआर एंड अदर मॉनेटरी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो टूल्स हैं, वो रोल प्ले करते हैं मार्केट में इन्फ्लेशन को और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपए का डिपॉजिट आया टोटल। अब बैंक को करना क्या है? 3% आरबीआई ने सीआरआर रख दिया, 18% एसएलआर रख दिया, मिला के 21 रुपए बैंक को क्या करना पड़ेगा? स्टोर रखना पड़ेगा। 3 तो आरबीआई को दे दिया, 18 अपने पास रख लिए लिक्विडिटी के लिए, ताकि जब भी कोई क्राइसिस या फिर डिमांड ज्यादा हो जाए, अचानक सब लोगों ने एक साथ पैसा मांग लिया तो बैंक पे कर सके, इसीलिए 18% रखवाया जाता है। अब क्या होता है? केवल 79 रुपीज बैंक क्या कर सकता है? लोन की फॉर्म में लोगों को दे सकता है, इसी से उसकी इनकम होगी। तो मान लो आरबीआई ने सीआरआर ज्यादा कर दिया, 3 से बढ़ा के 10 कर दिया, तो क्या बैंक खुश होगा? नहीं होगा ना, उसका तो पैसा चला गया, लोन कम देगा अब वो। तो क्या होता है? आरबीआई इन्हीं के साथ प्ले करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। कैसे करता है? सीआरआर बढ़ा दिया तो बैंक के पास लोनेबल जो मनी होगा वो कम हो जाएगा, तो बैंक क्या करेगा? अपनी इंटरेस्ट रेट क्या कर देगा? बढ़ा देगा। जैसे ही बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाई, मेरे को लोन लेना है, बैंक बोलता है 15% दूंगा, तो मैं क्या लूंगा लोन? नहीं लूंगा ना। तो मार्केट में मनी आएगा, मेरे पास जो पैसा आना था लोन की फॉर्म में वो नहीं आया, तो मनी सप्लाई क्या हो गई? कम हो गई। और उससे क्या होगा? प्राइसेस की जो डिमांड्स हैं, गुड्स की, सर्विसेज की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो जो डिमांड है गुड्स एंड सर्विसेज की वो कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। कैसे होता है ये देखते हैं। देखिए मान लो सीआरआर को बढ़ा दिया आरबीआई ने, मतलब 3 से बढ़ा के 10 कर दिया, तो बैंक के पास जो लोनेबल प्राइस मनी बचेगा वो कम बचेगा कि ज्यादा? अरे कम हो जाएगा कि ज्यादा? सीआरआर बढ़ने के साथ वो कम हो जाएगा। तो बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, जितना उसके पास बचा उसी से वो मैक्सिमम पैसा कमाना चाहेगा ना, तो इंटरेस्ट रेट उसने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, मैं क्या लोन लूंगा बैंक से? नहीं लेने वाला, क्योंकि रेट ही ज्यादा है। तो मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब मार्केट में जितना कम पैसा रहेगा उतनी ही कम डिमांड रहेगी। मान लो मेरे पास बहुत सारी डिजायर्स हैं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या मेरी डिमांड रहेगी? मैं क्या प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को खरीदूंगा? नहीं खरीदूंगा। तो जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इन्फ्लेशन का आपको पता है, जैसे ही डिमांड बढ़ती है किसी भी चीज की तो प्राइस अपने आप बढ़ने लग जाती है, उस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है, तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब अगर आरबीआई सीआरआर बढ़ाता है तो इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? कम होता है कि ज्यादा? कम हो जाएगा। उसी तरीके से आरबीआई ने सीआरआर कम कर दिया, अब बैंक को पैसा कम देना पड़ेगा सीआरआर की फॉर्म में। बैंक खुश, बैंक के पास पैसा भी ज्यादा, तो बैंक क्या करेगा? इंटरेस्ट रेट अब कम करेगा, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। लोनेबल जो मनी है वो ज्यादा हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मनी सप्लाई इन द मार्केट, अब बैंक बोलेगा जल्दी से लोन ले लो, आओ 3% पे ले लो।
जैसे कई बार होता है ना, टमाटर वाला सिस्टम होता है, टमाटर अगर 1-2 रुपए किलो होता है तो धनाधन मार्केट में बिकता है, तो वैसे ही लोन भी मार्केट में बराबर जाएंगे, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड फॉर गुड्स, मेरे पास पैसा है तो डिमांड भी बढ़ेगी और इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो अगर सीआरआर कम होता है तो इन्फ्लेशन ज्यादा होता है। देखिए सीआरआर के कम होने के साथ ग्रोथ का कनेक्शन भी है। अगर मार्केट में पैसा रहेगा तो इकोनॉमी की ग्रोथ ज्यादा रहेगी इकोनॉमी की। तो सीआरआर अगर कम कर रहा है आरबीआई ने 28 मार्च 2020 को, वो क्यों किया है? क्योंकि मार्केट में ग्रोथ क्या होनी चाहिए, ज्यादा, और यहां से ग्रोथ क्या रहेगी, कम। अगर सीआरआर ज्यादा तो ग्रोथ कम, क्योंकि मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ग्रोथ भी कम हो जाएगी। सीधा सा कनेक्शन है, सीआरआर बढ़ेगा, लोनेबल मनी बढ़ेगा, सॉरी कम होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा बैंक, मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ग्रोथ भी कम हो जाएगी। मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, ग्रोथ भी ज्यादा हो जाएगी। तो सारे क्वेश्चंस इन्हीं सब में से पुटअप होते हैं एग्जाम्स में कि अगर मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा है तो ग्रोथ क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। मनी सप्लाई कम है तो ग्रोथ क्या रहेगी, कम रहेगी। मनी सप्लाई कम है तो इन्फ्लेशन कम, मनी सप्लाई ज्यादा है तो इन्फ्लेशन ज्यादा। तो यही सारी चीजें हैं, आप चीजों को रिलेट करके धीरे धीरे देखिए। अब आप खुद बताएंगे, एसएलआर मान लो बढ़ा दिया आरबीआई ने, अब बैंक को पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, लोनेबल मनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेम है इनका, दोनों का बिल्कुल सेम है। इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगी, ज्यादा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा, मनी सप्लाई मार्केट में कम, डिमांड कम, इन्फ्लेशन कम, ग्रोथ कम, सब चीजें कम हो गई। तो यही सेम प्रोसीजर है। अगर एसएलआर कम होगा तो ये सारे डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग याद रखना, सब चीजों को, ताकि कॉन्सेप्चुअली आप रिलेट करते चलिए, सब चीजें आपको इजीली क्लियर होंगी। रेपो रेट देखिए, रेपो रेट क्या होता है, जब आरबीआई बैंक्स को जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है, दैट इज रेपो रेट। अब देखिए अगर आरबीआई को, देखिए अगर आरबीआई बैंक्स को कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देने को तैयार है तो बैंक के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा, तो बैंक क्या करेगा, उस पैसे का, अरे रखेगा नहीं ना अपने पास, क्या करेगा, उसको लोन्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करेगा। और ज्यादा पैसा है तो इंटरेस्ट रेट कम कर देगा, अरे मेरे पास ज्यादा पैसा है तो मैं सब लोगों को बांटूंगा, कम इंटरेस्ट पे भी बांटूंगा। तो वही बैंक के साथ होता है, कंपटीशन का जमाना है। तो क्या होगा, देखो रेपो रेट जैसे ही आरबीआई ने ज्यादा करी, रेपो रेट ज्यादा मतलब बैंक के पास लोनेबल प्राइस कम, बैंक के पास लोनेबल प्राइस कम तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा, मनी सप्लाई मार्केट में कम, डिमांड कम, इन्फ्लेशन कम, ग्रोथ भी कम। ठीक उसी तरीके से रेपो रेट अगर ज्यादा होता है, रेपो रेट ज्यादा मतलब अब बैंक्स के पास, सॉरी रेपो रेट कम होता है तो अब बैंक्स के पास पैसा क्या रहेगा, ज्यादा पैसा बोरो कर लेंगे ना आरबीआई से, तो ये सारे डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे। इंटरेस्ट रेट भी क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट कम तो मैं ज्यादा पैसा लोन ले सकूंगा, तो मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, मेरी डिमांड भी बढ़ जाएगी, जितना पैसा मेरे पास होगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा और ग्रोथ भी बढ़ जाएगा। तो ग्रोथ का कंसेप्ट सीधा आपने रिलेशन देखा है रेपो रेट से। अगर रेपो रेट ज्यादा होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम होता है, क्यों, मनी सप्लाई कम हो जाता है मार्केट में। और रिवर्स रेपो रेट मतलब अब आरबीआई कितने पैसों में लोन ले रहा है, ये कंसेप्चुअल चीज है, इसको आप ध्यान से समझना। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या है कि आरबीआई की जो इंटरेस्ट रेट है, मतलब बैंक्स जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई को पैसा देता है। अब देखिए मान लो मार्केट में इन्फ्लेशन आ रहा है तो आरबीआई क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा, क्योंकि उसको मनी सप्लाई को क्या करना है, कम करना है। मनी सप्लाई इज डायरेक्ट रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, सीधा संबंध होता है। मनी सप्लाई जितना कम कर देगा आरबीआई मार्केट में, उतना इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो अब क्या होता है, देखिए रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई कब बढ़ाता है, जब हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है मार्केट में, तो आरबीआई बोलेगा कि मनी सप्लाई को कम करना है। कम कैसे करे, बैंक्स को बोलेगा कि आप मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा दे दो, क्योंकि बैंक्स को इंटरेस्ट रेट ज्यादा दे रहा है ना वो रिवर्स रेपो रेट के थ्रू, तो बैंक को इंटरेस्ट रेट ज्यादा देगा, तो बैंक ज्यादा पैसा मार्केट में ना देके कहां देंगे, आरबीआई को देंगे, तो आरबीआई के पास स्टॉक हो जाएगा मनी का। और इसी वजह से जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है तो लोनेबल मनी ऑफ बैंक्स क्या हो जाती है, कम हो जाएगी, क्योंकि सारा का सारा पैसा मतलब बहुत बड़े अमाउंट में पैसा आरबीआई को देने लग जाएगा लोन। इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगी, अब ज्यादा हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड भी कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी और ग्रोथ भी कम हो जाएगी। तो रिवर्स रेपो रेट का कंसेप्ट समझ में आया ना। रिवर्स रेपो रेट क्या है, जिस रेट पे बैंक आरबीआई को पैसा देता है। अब आरबीआई कब डिमांड करेगा पैसे की,
जब मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो जाएगी, कोई और सॉल्यूशन नहीं है, तो आरबीआई क्या बोलेगा, मुझे ही दे दो। कॉमर्शियल बैंक को क्या बोलेगा, मुझे दे दो, मैं आपको इतना % इंटरेस्ट दूंगा। तो रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होने से मनी सप्लाई क्या होती है, मार्केट में कम हो जाती है। क्यों, आरबीआई के पास पैसा जाना स्टार्ट हो जाता है। और अगर रिवर्स रेपो रेट कम हो जाता है तो लोनेबल प्राइस बैंक का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट कम दे रहा है तो बैंक उसको पैसा देगा क्या, नहीं, वो बोलेगा हम तो मार्केट से ही कमा लेंगे, लोगों को देंगे ना, हमें क्यों, आपको क्यों देंगे। तो रिवर्स रेपो रेट कम मतलब लोनेबल प्राइस ज्यादा, लोनेबल मनी क्या हो जाएगा ज्यादा बैंक के पास, बैंक बोलेगा आओ लो, इंटरेस्ट रेट कम, इंटरेस्ट रेट कम तो मनी सप्लाई ज्यादा, जितना कम इंटरेस्ट लेंगे मनी सप्लाई उतना ही ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा लोग लोन लेंगे, मनी सप्लाई ज्यादा तो डिमांड्स भी ज्यादा, डिमांड ज्यादा, हर एक इंसान के और चीज के भाव कब बढ़ते हैं, जब उसकी डिमांड ज्यादा होती है, तो वही होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और ग्रोथ भी उससे बढ़ता है। तो देखिए हमने सीधा सीधा कनेक्शन देखा कि इंटरेस्ट रेट जब ज्यादा होता है तो इन्फ्लेशन कम होता है, इंटरेस्ट रेट जब कम होता है तो इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, क्योंकि मार्केट में लोगों को अगर इजीली पैसा मिलेगा तो पैसा आएगा, और इन्फ्लेशन कब होता है, मनी ज्यादा तो इन्फ्लेशन अपने आप ज्यादा। सो नाउ आई होप कि आप समझ पाए आरबीआई कैसे अपने मॉनेटरी टूल्स को यूज करता है इन्फ्लेशन को और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो जब आरबीआई को अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो क्या करेगा, सीआरआर को वो इंक्रीज कर देगा, एसएलआर को इंक्रीज कर देगा, ताकि बैंक्स के पास जो लोनेबल मनी है वो कम हो जाए, इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाए, मनी सप्लाई कम हो जाए, जिससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से स्टेबल की हेल्प से आप समझ पाएंगे कि किन चीजों को कम करना है, किन चीजों को ज्यादा करना है किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए। तो आप कॉम्पिटिटिव पर्पज से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर अब कर पाएंगे अपने एग्जाम में। इसी तरीके के और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इकोनॉमिक कैप्सूल्स के हर एक वीडियो को अपडेट आपको मिल सके। हमने राजस्थान ज्योग्राफी के लेक्चर्स भी स्टार्ट किए हैं, सो उन लेक्चर्स को भी आप देखिए, ताकि राजस्थान का जो ज्योग्राफी का पार्ट है वो आपका क्लियर हो सके। जल्दी हम इंग्लिश वीडियोस भी स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग अस, जय हिंद।